नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। हमने विभिन्न कारणों को जानने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और आपको समझ में भी आया। अब अगला जो कारण है इसका विदेशी आंदोलन का प्रभाव, कि विदेशों में होने वाले आंदोलनों ने किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति मानी जाती है 1789 की, जिसने पूरे विश्व को तीन विचार दिए: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये तीनों विचार फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फ्रांस में इस क्रांति के पश्चात 1830 में क्रांति हुई और फिर 1848 में क्रांति हुई। इन क्रांतियों ने भारतीयों में बलिदान की भावना को जागृत किया। इटली और यूनान के स्वाधीनता ने भी उनके उत्साह में असाधारण वृद्धि की। आयरलैंड भी अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। आयरलैंड जो एक उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का। और ये भी हमारी तरह ही इंग्लैंड का के साम्राज्यवादी प्रभुत्व से मुक्त होना चाहता था और इसके लिए ये प्रयासरत रहा। भारतीय इससे भी प्रभावित हुए। इटली, जर्मन, रोमानिया और सर्बिया राजनीतिक आंदोलन, इंग्लैंड में सुधार आंदोलन का पारित होना, इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद प्रभावित हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों के राष्ट्रवाद को और अधिक प्रज्वलित किया। भारतीयों को उत्साहित किया गया और उनके साहस में वृद्धि की गई। संपूर्ण भारतीय इस आंदोलन के पश्चात अपने संघर्ष में जुट गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी आंदोलनों ने भी भारतीयों में देश प्रेम की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि फ्रांस में पहली क्रांति कब हुई? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, आपके जो है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विस्तार से है। अमेरिका स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिस तरह हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसी तरह उनके यहाँ 4 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को बनता है, उनके यहाँ 4 जुलाई को मनाया जाए। तो इन सब घटनाक्रमों ने, इन सब विदेशी आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया और हम भारतीयों में देश प्रेम की, बलिदान की भावना को जागृत किया। अब बच्चों, हम देखेंगे भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ वो है लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति। लॉर्ड लिटन जो है गवर्नर जनरल बन के भारत आए थे और इनका समय काल 1876 से 1880 के बीच रहा। लेकिन लॉर्ड लिटन की नीतियां प्रतिक्रियावादी थी और इससे राष्ट्रीय असंतोष प्रारंभ हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस संबंध में लिखा है कि कभी-कभी बुरे शासकों की राजनीति प्रगति के विकास में सहायक सिद्ध होती है। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिनके फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता का जागरण तीव्र गति से हुआ? सबसे पहले भारतीय लोक सेवा की आयु में कमी कर दी गई। 1876 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विसेज में सम्मिलित होने की, आईसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी ताकि भारतीय इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। इसके विरुद्ध भारतीयों में तीव्र असंतोष फैला। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, हमने पहले भी पढ़ लिया बच्चों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और एक जबरदस्त आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया और अंततः सरकार को मजबूर होकर आयु सीमा पूर्ववत रखनी पड़ी, यानी कि 21 वर्ष ही रखनी पड़ी। दक्षिण में अकाल और शाही दरबार 1877 में,
लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दक्षिण भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा। और जब दक्षिण में अकाल था, उस समय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया था। एक ओर तो हजारों मनुष्य मौत के मुंह जा रहे थे, किंतु लिटन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसके विपरीत उसने महारानी विक्टोरिया के भारत साम्राज्य की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन किया। इस शान शौकत पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। आंदोलन में भारतीयों के असंतोष को आग में घी का काम किया। भारत के समाचार पत्रों में इसकी कटु आलोचना की गई। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा उस समय विशाल दरबार का आयोजन, शानदार दरबार का आयोजन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में किया गया और इसमें अपार पैसा बहाया गया। और ऐसे समय में किया गया जब कि भारत में अकाल की स्थितियां थी, हजारों लोग मौत के मुंह जा रहे थे। इससे भारतीयों में ये स्पष्ट हो गया कि विदेशी सरकार भारतीयों के प्रति कतई वफादार नहीं हो सकती, इसलिए इसे हटाया जाना लाजिमी है। इस अकाल और इस दरबार के बारे में कलकत्ता के एक समाचार पत्र ने इस समारोह की आलोचना करते हुए यहाँ तक कहा, जब रोम जल रहा था तो नीरो अपनी बांसुरी बजा रहा था। इसका अभिप्राय बच्चों ये है कि रोम में रहने वाले लोग नीरो, यानी कि वहाँ का राजा, जो जब रोम पूरी तरह से तहस नहस हो रहा था, तो एक व्यक्ति बहुत शांत भाव से, सुकून से, अपने आनंद में मस्त था। तो इसका अभिप्राय क्या है कि भाई जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उस दौरान भी हम पूरे मौज मस्ती के साथ अपने आनंद में मस्त हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक प्रतिनिधि की हैसियत से इस समारोह में भाग लिया था। उसी समय उनके मस्तिष्क में ये भावना जागृत हुई, यदि एक स्वेच्छाचारी वायसराय की प्रशंसा के लिए देश के राजा, अमीर और बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं, तो जो न्याय संगत ढंग से इस स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं एक संगठित प्रयास किया जाए। इस समय भारतीय लोग अन्न के अभाव में मृत्यु के ग्रास बन रहे थे और ब्रिटिश सरकार ने भारत से 80 लाख पौंड गेहूं इंग्लैंड को निर्यात किया। इससे अधिक भारतीयों की पीड़ा पहुंचाने के लिए और भी क्या कर सकते थे। ऐसी स्थिति में जब घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं, उस समय हम उस जो बचा हुआ हमारा दाना है उसको भी विदेशों में भेज रहे हैं या अपने स्वदेश भेज रहे हैं। तो भारतीयों के मन में ये भावना घर कर गई कि इस शासन को या इस सरकार को हटाना हमारे लिए आवश्यक, अति आवश्यक है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए उसने ब्रिटिश सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए यह आक्रमण किया। और हम जानते ही हैं कि जब भी कोई आक्रमण किया जाता है तो उसमें जन धन दोनों की हानि हुई है। इस युद्ध में 2 करोड़ स्टर्लिंग व्यय हुआ, जो भारत की निर्धन जनता से ही वसूल किया गया। भारतीयों में लिटन की इस नीति के विरुद्ध काफी असंतोष फैला। लॉर्ड लिटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। इस आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना पड़ता था, परंतु अंग्रेजों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इस अधिनियम ने भारतीयों को अधिक उत्तेजित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति को समाचार पत्रों में कड़ा विरोध किया।
इससे परेशान होकर उसने एक एक्ट पारित करवाया कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित हो। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम से समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर कुठाराघात किया गया। अब किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी। इस अधिनियम की इंग्लैंड की संसद में भी भारी आलोचना हुई। भारत में भी सर्वत्र आलोचना हुई। बढ़ते हुए आंदोलन से बाध्य होकर कालांतर में इस कानून को रद्द कर दिया गया। लॉर्ड लिटन की आर्थिक नीति। लॉर्ड लिटन को आर्थिक नीति असंतोष उत्पन्न करने वाली थी। उसने लंकाशायर के उद्योगपतियों को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए विदेशी सूती कपड़े के आयात को हटा दिया, जिससे भारतीय सूती उद्योग को बहुत हानि हुई। इससे भारत सरकार की आय के बहुत बड़े साधन का सफाया हो गया। भारत में बेरोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। लॉर्ड लिटन के इन कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बहुत उग्र हो गया। सर विलियम वेडरबर्न ने ब्लंट से कहा, लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में स्थिति विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। तो बच्चों, हमने देखा आज राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत जो हमने विभिन्न कारणों को जानने का प्रयास किया, उसमें आज हमने देखा कि विदेशी आंदोलनों के माध्यम से किस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना प्रज्वलित हुई। उनमें देश प्रेम की भावना और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून उत्पन्न करने के लिए उन्होंने फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, यूनान और इटली के स्वाधीनता संग्राम से एक प्रेरणा ली और अपने यहाँ भी उसी तरह का स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ करने की योजना को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हमने देखा कि जो नया वायसराय बन के आया था लॉर्ड लिटन, उसके द्वारा किस तरह की नीतियां अपनाई गई जिससे भारतीयों का असंतोष पराकाष्ठा पर पहुंच गया, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और उनके लिए आंदोलन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। हमने देखा कि किस तरह उसने शस्त्र अधिनियम पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई। यद्यपि भारतीयों के तीव्र असंतोष को देखते हुए उसने इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। फिर हमने देखा कि किस तरह भारतीय सिविल सर्विस में नहीं जा सके, इसके लिए उसमें आयु सीमा का प्रतिबंध लगा दिया गया। 21 से घटाकर आयु सीमा 19 कर दी गई, जिसका भी बहुत अधिक विरोध हुआ और उसे भी कालांतर में हटाया गया। अफगानिस्तान पर आक्रमण करके और भारतीयों से उसका हर्जाना वसूल करके भारतीयों के मन में एक रोष उत्पन्न कर दिया गया। इन सब कारणों को नज़रअंदाज किया जा सकता था, परंतु एक कारण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था कि जिस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था, भारत के एक भाग पर अकाल पड़ा हुआ था और हजारों लोग भूख की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे, उस समय दिल्ली में लॉर्ड लिटन के द्वारा महारानी विक्टोरिया के सम्मान में एक भव्य और शानदार दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। ऐसा दरबार इस तरह का था
कि जब हमारे देश की जनता जल रही है और देश का मुखिया चैन की सुकून की नींद सो रहा है। इस संदर्भ में इतिहासकारों ने सही लिखा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो बच्चों, हमने आज देखा कि किस तरह लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए भारतीयों को विवश किया और उन्हें एकजुट कार्य करने के लिए तैयार किया।